बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुप्रतीक्षित बिल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसके पहले भी पेश किया गया था, तो सदन में सबके प्रतिरोध को देखते हुए उसको जेपीसी में भेज दिया गया था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब होता है कि इतने सारे सदस्यों में से छांट के एक कमेटी बनती है, उसमें सारे दलों का प्रतिनिधित्व होता है और वहां उसका पर्पज यही है कि जो कोई भी गतिरोध है उसको दूर कर लिया जाए। अगर उसमें कुछ संशोधन की और आवश्यकता है तो उसको दूर कर लिया जाए। अपने जेपीसी की बैठक हुई जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में, जो हमारे यहाँ एक रात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हुए थे एक बार, तो उनके नेतृत्व में वहां जेपीसी बनी और उसमें उन्होंने विपक्ष के किसी भी प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 44 प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया और उनके एनडीए की घटक दलों के 14 प्रस्तावों को उन्होंने दिया। मैंने कहने के लिए हो गया कि प्रस्ताव आए, उन पर विचार हुआ और हमारे सारे सदस्यों ने, विपक्ष के सारे सदस्य का बहिष्कार कर गए कि जब आपको अपने मन से ही बात करनी है तो फिर इस जेपीसी का मतलब क्या बनता है। खैर, वो 250 पेज की वो पूरी रिपोर्ट उनकी तैयार हुई और वो रखा गया कि वो सदन में रखा जाएगा। आज उसको रखा गया। 250 पेज की वो रिपोर्ट आज सुबह दिया गया सारे सदस्यों को। अब 3-4 घंटे के अंदर कोई उसमें क्या पढ़ेगा, कितना करेगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उस विधेयक पर चर्चा करने के लिए 8 घंटे का समय दिया गया। विपक्ष कहना था कि इसको समय और बढ़ाइए, इस पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है और पूरे देश की राजनीति और पूरे देश का इतना संवेदनशील मामला है, उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक न सुनी गई 8 घंटे, और 8 घंटे में भी आज 12 बजे दोपहर को वो विधेयक पेश किया गया। अब उस पर क्या चर्चा होगी, कैसे चर्चा होगी? तो पहली बात तो यह है कि इस विधेयक को इतने आनन फानन में पेश करने की जरूरत क्या थी। और आज 2 तारीख को भी आप सोच लीजिए कि 2 अप्रैल को यह विधेयक पेश हो रहा है। क्यों पेश हो रहा है? तो पूरी दुनिया जानती है कि जब से ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बन के आए हैं वो तूफान मचाए हुए हैं, अपनी सारी खुन्नस, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं और आज वो फाइनल घोषित करने वाले हैं भारत पर वो क्या टैरिफ लगाएंगे। और जाहिर सी बात है कि वो जो परिस्थितियां बनेगी उससे भारत की बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाली है। वहां से ध्यान भटकाने का भी ये कारण हो सकता है कि आज 2 तारीख को ही ये विधेयक पेश किया गया, क्योंकि अपना पूरे देश का ध्यान इस पर आकृष्ट है कि आज वक्त विधेयक होगा क्या। फिर उसमें ये माहौल बनाया गया कि ये एनडीए का ये घटक है, जदयू है और अपना टीडीपी है, ये लोग विरोध करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन वो कहीं से कुछ नहीं है, ये सब इन लोगों की चाल थी और जो उनको करना है, जो भारतीय जनता पार्टी को करना है, अपने तरीके से वो उस विधेयक को ला रही है। और अब इस सदन में बहस चल रही है और उसके तमाम पक्ष प्रतिपक्ष उसकी गिनाए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के पास सिवाय थिथरई के और कोई विकल्प नहीं है। उनका कहना है कि इससे मुसलमानों का बहुत हित होगा और हम मुसलमानों के हित के लिए रख रहे हैं और वो तो संस्था है और ट्रिब्यूनल है। खैर, आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आज फिलहाल या देश के संवेदनशील मामलों में जो प्रमुख संवेदनशील घटना जो हो सकती है वो आज ये वक्फ विधेयक पेश किया गया है। और खास करके उस रोशनी में भी, जबकि अभी ईद बीती है और सड़कों पर तमाम आयोजन होते हैं, जब सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारी संख्या में लोग निकलते हैं, तो हमने देखा चाहे जो भी आयोजन हो तो उसके लिए सबसे मुफीद जगह सड़क ही रहती है और उस पर लोग अपना फंक्शन करते हैं, आयोजन कर लेते हैं। महीनों के वो फंक्शन चलते हैं। लेकिन इस बार ईद पर और खास करके जुमे की नमाज के लिए हुआ कि मुसलमान लोग, पहले तो ये था कि अपनी ईदगाह में खाली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सड़क पर नहीं पढ़ेंगे और फिर अंततः ये कहा गया कि आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके के माहौल में, इस तरीके तनावपूर्ण माहौल पैदा करके उसमें वक्फ विधेयक आज पेश किया गया है। हम उसी पर आज चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम आपको अपने प्रबुद्ध पैनल से हम आपका परिचय कराएं। हमारे साथ बनारस के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, 3 बार 4 बार बनारस के लोकसभा से आप प्रत्याशी रह चुके हैं और अभी फिलहाल भी आप बहुजन समाजवादी पार्टी से आप प्रत्याशी थे ये मोदी जी के खिलाफ। अतहर जमाल लारी साहब,
आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सलीम खां साहब। डॉक्टर सलीम खां साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से ही जावेद आनंद साहब। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप महासचिव हैं मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ी हैं एडवोकेट आराधना भार्गव। आपका भी स्वागत है। तो हम चलते हैं डॉक्टर सलीम खां साहब के पास। पहले डॉक्टर सलीम खां साहब, आज जिन परिस्थितियों में यह वक्फ विधेयक पेश हुआ है, इस पर आपकी प्रारंभिक टिप्पणी के बाद में तो से बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तिवारी साहब। वक्त पर हमारे कई प्रोग्राम बहुजन संवाद में हो चुके हैं। वो कितना अत्याचारी है और कैसा जो है वो उसके अंदर किस तरह का संवैधानिक है वगैरह, ये हम लोग बातचीत कर चुके हैं। आज मैं इस पर थोड़ी सी राजनीति की बात करूंगा। हमारे दूसरे साथी वो दूसरे एस्पेक्ट भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जो कल से जो माहौल बन रहा है उसमें ये दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने जो अपने समर्थक पक्ष हैं जेडीयू और टीडीपी, इनके जरिए से कुछ थोड़ी बहुत फेस सेविंग की कोशिश की है। ये कहा जा रहा है कि वो जो यूजर वाला एस्पेक्ट था कि भाई वक्फ बाय यूजर वाला, उसको कमजोर करेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यूजर के हिसाब के से हम जो है उसका ख्याल रखेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी ये कि जो पुराना मामला था वो उस पर नहीं होगा, बल्कि 2025 के बाद जो वक्फ आएगा उसी पर इसको अप्लाई करेंगे, तो पुरानी चीजें महफूज रहेंगी। कलेक्टर से बड़े ओहदे का अफसर जो है इसकी जांच पड़ताल करेगा, इसके बारे में भी कुछ एश्योरेंस दिया जा रहा है। या डिजिटलाइजेशन के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा ताकि लोग अपना उसको कर सकें, ऐसी बातें भी की जा रही। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत झुकी है, या ये कि अपने जो घटक पक्ष हैं, जो समर्थक हैं टीडीपी और जेडीयू, उनको जो है वो फेस सेविंग का मौका दे रही है, सेफ पैसेज दे रही है। लेकिन उर्दू का एक मशहूर शेर है, ऐ चमन वालो चमन में यूं गुजारा चाहिए, ऐ चमन वालो चमन में यूं गुजारा चाहिए, बागबां भी खुश रहे राजी रहे सयाद भी। तो ये बात शेर में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में ये ऐसा नहीं होता। जब लोग दो अलग अलग कश्तियों में सवारी करते हैं, मैं टीडीपी और जेडीयू जैसे लोगों के बारे में कह रहा हूँ, और भी हैं, चिराग पासवान है और वो यहाँ वाले हैं भारतीय लोक दल वाले, उन सब के लिए कि जब दो अलग अलग सिमतों में जाने वाली कश्तियों में आप सवारी करते हैं, तो आप जो है वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। यानी वक्त के साथ जो है बागबां भी आपसे नाराज हो जाता है, और सयाद तो बहरहाल शिकारी है, वो जो है वो आपका शिकार कर लेता है। और मुख्तलिफ पक्षों के साथ जो बीजेपी के साथ गए हैं उनके साथ ये हो चुका है। और ये लोग जो अभी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं संसद के अंदर और बाहर, उनका भी जो है वो यही असर होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको इसका जो पाखंड है भाजपा का, उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए, इनका ये कहना है कि भाई मुस्लिम वक्फ बोर्ड में भी जो है वो गैर मुस्लिमों को होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि अगर मुसलमान है तो गैर मुस्लिम भी हो, इसलिए कि इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भी दुनिया में है और जो है वो ना इंसाफी करने वाला मुसलमान भी दुनिया में है। तो थियोरेटिकली ये बात बहुत सही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों को लाने वाली बीजेपी एक भी आदमी को, मुसलमान को टिकट नहीं देती। उसके पास एक भी बीजेपी एमएलए नहीं है, उसके पास एक भी बीजेपी एमपी नहीं है। वो राज्यसभा में किसी को नॉमिनेट करके मंत्री बना सकती है, तो वो उसकी भी शायद चिंता नहीं करती। तो आखिर वक्फ बोर्ड में आप चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम हो, तो फिर मंत्रिमंडल में गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान क्यों ना हो? और जो है वो आपके असेंबली में, पार्लियामेंट में, हर जगह तो आप मुसलमानों को किनारे कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड में आना चाहते हैं। अच्छा, एक और पाखंड में बताता हूँ। ये लोग कहते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड का जो इंतजाम है वो गैर मुस्लिमों को भी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड को दान नहीं दे सकता। ये अजीब बात है। अरे भाई,
अगर उसने वो दान देना चाहता है, उसको कोई काम अच्छा लगता है वक्फ बोर्ड के तहत होने वाला, वो उसके लिए अपना पैसा देना चाहता है, आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? तो ये उसमें भी ये शर्त लगाई है इन्होंने कि वो उसका मुसलमान होना जरूरी है और कम से कम 5 साल तक मुसलमान होना जरूरी है। ये अजीब बात है कि अगर कोई आदमी 5 दिन पहले मुसलमान हो गया और उसने अपना कोई चीज वक्फ कर दिया तो सरकार बोलती है कि नहीं नहीं वो वक्फ बोर्ड को नहीं मिलेगा। अब वो बेचारे को क्या कसूर है? मुसलमान होने के बाद वो पहले दिन जो चाहे दान दे, बल्कि मुसलमान होना जरूरी नहीं। ये जो अंबानी का बंगला है जहां बना है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये जो है एक यतीम खाना था जो मुसलमान चलाते थे और एक हिंदू राजा ने, इंदौर के हिंदू राजा ने वो जो है वो दान दिया था। तो ये तो भारत की परंपरा है कि यहाँ पर दान देने वाला जो है वो काम को देख के देता है, इंसान को देख के नहीं देता। अब ये बीजेपी उसमें भी अपना पंगा डालना चाहती है, उसके अंदर भी बोलती है कि तुम जो है दान दे सकते हो, तुम दान नहीं दे सकते हो, हालांकि इसका इनको कोई हक नहीं है। अब आप देखिए कि राम मंदिर का मामला, राम मंदिर के ट्रस्टी जो है वो वहां का कलेक्टर होगा, तो कलेक्टर होगा तो उसमें आगे ये लिखा है कि लेकिन अगर वो मुसलमान होगा तो वो नहीं हो सकता, तो फिर उसका नायब होगा। तो राम मंदिर का ट्रस्टी तो मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो है वो सदर यानी जो है वो उसका अध्यक्ष, वो जो है वो गैर मुस्लिम हो सकता है। तो ये जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये इतना मतलब शर्मनाक है कि किसी भी आदमी को ऐसा करते हुए शर्म आती है कि यार लोग क्या सोचेंगे, लेकिन इनको जो है वो शर्म नहीं आती। गालिब का जो शेर है ना कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वक्फ बिल ने एक जिंदगी पैदा कर दी। वक्फ बिल में आप देखिए संसद की कार्रवाई किस तरह से सारे लोग यानी शिवसेना जो आज इंडिया गठबंधन में शामिल है, आप उनकी जो है वो स्पीच सुनिए, राउत की जो है वो भाषण देखिए, तो वो जो गठबंधन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये जो स्थानीय चुनावों की वजह से थोड़ा बहुत बिखर गया था, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था, वक्फ बिल ने उन सारे लोगों को एकजुट कर दिया इस सरकार के खिलाफ और सारे लोग एक सिद्धांत के ऊपर एक हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया नहीं इख्तियार कर सकते। और इसी के साथ साथ आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिल ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया। और अभी जो बिहार में चुनाव होने वाला है बहुत जल्द, उसमें वो लोग जो मुसलमानों की हमदर्दी का ढोंग रचाते थे, आज जो है वो उन लोग पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए हैं और अगले चुनाव में उनको इसका जो है वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलील साहब। ये इस बीच हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब जुड़ गए हैं। खालिद साहब आपका स्वागत है और हम चलते हैं आपके पास ही टिप्पणी। एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में आप इस पूरे बिल को आज जो उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और खास करके आज 2 तारीख को ही इस बिल को लाने के लिए क्या ये क्या आवश्यकता पड़ी? आपकी टिप्पणी इस पर खालिद साहब। जी तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि गिव द डॉग ए बैड नेम टू शूट इट। पहले एक नैरेटिव सिरजा जाता है, खड़ा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है, जो पहले भी बहुत सी चीजों के, ट्रिपल तलाक में भी और बहुत से इश्यूज के ऊपर पहले एक नैरेटिव बनाया जाता है और नैरेटिव ये बना कि जी डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। हालांकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ किस तरह से फैली हुई है वो एक डिफरेंट इशू है। उसके बाद कहा गया कि ये बेवजह जमीनें जो है वो क्लेम करते हैं, इनकी एक ट्राइब्यूनल है, ट्रिब्यूनल से आगे कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है उसको चेंज करने की। एक नैरेटिव बना, उसके बाद उसको शूट करने के लिए ये बिल लाया गया। और जिस दिन से बिल ये लाया गया है, या जब से उन्होंने कहा कि इस सत्र में हम ये बिल लाएंगे और पास करवाएंगे, उसी दिन से मुझे तो लगता था कि उनको कोई ज्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। उसकी वजह ये थी, जब जेपीसी बनी, जेपीसी में एक तो थे जो इंडिया गठबंधन के लीडर थे, उन्होंने अपनी जो आपत्तियां वो की,
वो सारी आपत्तियां उन्होंने ऑलमोस्ट खारिज कर दी। और जो सहयोगी एनडीए के सहयोगी थे, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उन्होंने जो संशोधन उसमें करने कहे, उन्होंने उनमें से काफी एक्सेप्ट कर लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए। इसलिए वो एक क्लियर डिवीजन जेपीसी में उन्होंने कर दी कि जो इंडिया गठबंधन की आपत्तियां या जो भी सजेशन है वो हम नहीं मानेंगे, अपने उनको साथ रखने के लिए मानेंगे। और वो मानने के बाद क्या हुआ है कि वो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चाहे उन्होंने इफ्तारियां कुछ की, चाहे वहां पर जो कहा कि हम मुसलमानों के उसमें उसके खिलाफ नहीं जाने देंगे, सारा कुछ कहने के बावजूद, वो ये भी कहने के बावजूद कि हम एक सेकुलर क्रेडेंशियल रखते हैं, बेशक हम एनडीए में हैं, लेकिन अब बिल्कुल गेम क्लियर है कि बिल को पास करवाने में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। और आज के जो कॉन्फिडेंस से, जिस कॉन्फिडेंस से किरण रिजिजू ने संबोधित किया और जिस तरह से अपोजिशन को, खासतौर पर कांग्रेस को कैटेगरी में खड़ा करने की कोशिश की, उससे क्लियर नजर आ रहा था कि बाकी के दल जो है उनके साथ हैं। और हो सकता है कोई ऐसे दल इंडिया गठबंधन में भी अंदर से उनके साथ नाता हो कि वो एब्सटेन कर दें, वोटिंग ना करें, एब्सटेन कर दें। और एब्सटेन करने का भी मतलब यही है कि वो बिल के साथ ही खड़े हुए हैं। तो इसलिए तिवाड़ी साहब, ये तो बाईगॉन कंक्लूजन है, लेकिन अब वो कल को वो मुसलमान उनको वोट दें ना दें, मुसलमान कोई एक बकरी का बच्चा तो है नहीं कि जहां देखोगे बांध दोगे, वहां पर भी कई घटक हैं, वहां पर भी कई तरह की अपनी कंट्रडिक्शंस है मुसलमानों के बीच में भी। मैं तो नहीं समझता कि मुसलमान हर जगह पर एक मुश्त सबको वोट दे, एक ही जगह वोट देता हो। वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वोट लेती हैं और मेजर वोट जो है वो एक पार्टी को चला जाता है। तो इसलिए इसका जो पॉलिटिकल रेपरकशंस होने वो तो बात की बात है, लेकिन जो बेसिक उनका पर्पस था कि जो वक्फ बोर्ड है उनके अंदर उनकी पूरी इंटरफेरेंस होनी चाहिए, एक नॉन मुस्लिम सीईओ होना चाहिए, बीच में दो जो हैं वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए, इस नाम के कि इसमें एक इंक्लूसिविटी आ जाएगी। भाई इंक्लूसिविटी अगर आ जाएगी तो पूरी के मंदिरों में ये नैना देवी और मनसा देवी और दूसरी जो है वहां पर मुसलमानों को भी ऐड कर लो भाई, या और कम्युनिटीज को ऐड कर लो इंक्लूसिविटी के लिए। लेकिन ये इंक्लूसिविटी वन साइडेड है। तो मेजोरिटेरियन जो है, मेजोरिटेरियन जो लोकतंत्र है, मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो पूरी तरह से सिर चढ़ करके बोल रहा है कि हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे, आप जो मर्जी कर लो और हमें आपके वोट की जरूरत भी नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं जावेद आनंद जी के पास। जावेद आनंद जी, आपकी टिप्पणी। आपने तो इस पूरे मूवमेंट को आपने करीब से देखा है, देख रहे हैं, आज आपको क्या संभावना दिख रही है और आने वाले दिनों में कि राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी धीमी है, बोलिए। सलीम साहब ने और खालिद साहब ने विस्तार में जो बातें कही, उनमें उनकी बातों से मैं एक तो पूरी तरह सहमत हूँ। बड़ी समस्या ये है कि बीजेपी और आरएसएस और इनकी सरकार की नीयत में ही खोट है। क्या मुस्लिम समाज में रिफॉर्म, सामाजिक सुधार की जरूरत है? मेरा मानना है कि है। माइक जरा करीब कर लीजिए जावेद साहब, माइक जरा करीब कर लीजिए। जी अभी हाँ ठीक, बोलिए बोलिए जी। तो क्या मुस्लिम समाज में रिफॉर्म की आवश्यकता है? मेरा मानना है कि है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का सवाल हो, चाहे वो जो तो पॉलीगमी का सवाल आज भी कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, हलाला का सवाल है। और मैं आप सबको याद दिलाऊं, आपके दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2006 में सच्चर कमेटी ने जो बिठाई गई थी, प्रधानमंत्री ने बिठाया था मनमोहन। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही? अपना माइक करीब कर लीजिए, जो नीचे माइक है आपके तार में, नहीं, आपके वायर में जो माइक है उसको, आपके वायर में जो माइक है उसको ऊपर कर लीजिए। आवाज तो आ रही है। हाँ अभी जी, आपके पास फिर आते हैं।
अभी हम चलते बनारस अतहर जमाल लारी साहब के पास। अतहर जमाल लारी साहब, आप भी तो अपना पूरे सामाजिक आंदोलनों से, इन पूरे आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। वक्फ की जो फंक्शनिंग है और उसमें भी इतना प्रतिबंध, इतना सब कुछ लगाने, और आज की इस पूरी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? लारी साहब जरा दूर करें, आप आधा चेहरा कट रहा है, आप जरा मोबाइल दूर करें। हाँ ऐसे बोलिए। हाँ तिवारी जी, क्या बोले आप? आज जो बिल पेश हुआ है, बहुप्रतीक्षित बिल, इस पर जो हो रहा है संसद में, या जो आज बिल पारित कर लगभग पारित हो जाएगा, उसके बाद की राजनीति आप कैसे देखते हैं बनारस में, पूरे देश के पैमाने पर? देखिए, बिल पारित हो जाएगा नहीं, पारित समझिए कि हो गया। और जो ये कंफ्यूजन थी कि पारित होगा नहीं होगा, और जेडीयू और रामविलास पासवान, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू हो सकता है ऐन मौके पे जो है साथ न दे भाजपा का, तो ये सब एक गलतफहमियां थी। और एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया पूरे देश में, एक ऐसा माहौल बनाया गया, और ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे वक्फ बोर्ड के पास बहुत बड़ी संपत्ति है, और इतनी संपत्ति है कि उस संपत्ति से अगर हो जाए तो दिल्ली जैसा 2 शहर बसाया जा सकता है। बहरहाल अब सरकार की निगाह वक्फ बोर्ड पे पड़ी है। अब उसकी जमीनें अडानी और अंबानी को दी जाएंगी। रेल वेल सेना की सब जमीन तो ये बेच रहे हैं, अब वक्फ बोर्ड की भी जमीन बेची जाएगी। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं या जो भी चल अचल संपत्ति है, वो सरकार की नहीं है, वो हमारी है। हम खुदा के राह में उसको दे देते हैं, और उसी से जो है उसके पैसे से हमारे मदरसे चलते हैं, मस्जिदें चलती हैं, खानकाहें चलती हैं, हमको तालीम मिलती है, गरीब बच्चों की परवरिश होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई का काम होता है। लेकिन अब ये सरकार नहीं चाहती। ये तो एक बहाना है कि हम गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए हम वक्फ बिल में अमेंडमेंट कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, ताकि इनको उनका हक मिल सके, पसमानदा समाज के लोगों को इनका हक मिल सके। ये सिर्फ छलावा है, झूठ है, फसाद है। भाजपा की नीयत हमेशा खराब रही है। आज वो नहीं चाहती है, हमारे मजहबी आजादी पे डाका डाला जा रहा है, हमारी संपत्ति को लूटने की कोशिश की जा रही है, और डीएम्स के बहाने हमारी संपत्तियों को लूटा जाएगा। भविष्य में हम कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं बना पाएंगे, अगर बनाते हैं तो भी खटकता है। आपको याद होगा रामपुर में अभी जौहर यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ। तो ये सरकार ढकोसलेबाजी तो करती है, लेकिन हमको हर क्षेत्र में पीछे रखना चाहती है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर तरीके से हमको क्रश करना चाहती है। और यही सरकार की नीयत है। और ये बहुत अच्छा हुआ, आज पार्लियामेंट में बहस हो गई, वो तमाम सामने खुल के आ गया कि कौन हमारा हमदर्द है और कौन सही मानों में हमदर्द है, कौन ऊपरी दिखावा कर रहा है। जो लोग निकाब लगाए हुए थे सेकुलरिज्म का, कि बहुत सेकुलर हैं, आज उनका चेहरा जो है सामने आ गया, पर्दा उनका फाश हो गया है। अब ये जनता समझ गई है, और सेकुलर ताकतें और खास तौर से मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि कौन हमारे आस्तीन का सांप है और कौन लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जो बराबर हमारे साथ हमारी आवाज में आवाज मिलाने की बात करते रहे, लेकिन ऐन मौके पे हमेशा हर मुद्दे पे, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, हर मुद्दे पे इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, और आज भी धोखा कर रहे हैं। और भाजपा की नीयत ही यही है कि हमको किसी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया जाए, 2 नंबर का शहरी बना दिया जाए। आज देश में क्या हो रहा है, ईद के माहौल को लेकर के कितना खराब करने की कोशिश की गई, मैं उन बातों का तस्करा करना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये जरूर है कि हम उन तमाम लोगों को पहचान चुके हैं, और भाजपा तो हमारे खिलाफ है, वो नहीं चाहती। देखिए, मदरसे बंद हो जाएंगे तो हमको दीनी तालीम नहीं मिलेगी। मदरसे से ही हम अपने अल्लाह, खुदा और रसूल को जानते हैं, और दुनियावी तालीम भी हमको मिलती है।
हमारे मदरसे के बच्चे IAS PCS अफसर भी बनते हैं, तो वो नहीं चाहती है सरकार की हमारे मदरसे चले, मस्जिदें रहें, हम मस्जिदें आबाद रहें, उसमें नमाज पढ़ें, अपने खुदा को याद करें। तो सबको तबाह और बर्बाद करने के लिए साजिश के तहत ये वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है और ये सब हमारे खिलाफ है। हम इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस तरीके की भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ने का काम करेंगे। जैतर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये जावेद साहब, आपका माइक ठीक हो गया तो आप अपनी बात रखें, अनम्यूट कर लीजिए। अभी जी अनम्यूट हाँ ठीक है, किया। जी जी अभी जी, कुछ हाँ फर्क पड़ा? बोलिए जी। हाँ तो जैसे कि मैं कह रहा था पहले कि 2006 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट सामने आई। उस कमेटी के कई सारे प्रोमिनेंट जो है तो मुस्लिम भी मेंबर्स थे, जिन्होंने उनके बहुत सारे रिकमेंडेशन थे। और पहली बात तो सबसे ऊपर और मेन बात ये थी कि मुसलमानों के साथ इस देश में न्याय नहीं हो रहा है, आर्थिक स्तर पे, दूसरे स्तर पे, शिक्षा के केंद्र में वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, पर उसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा, वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कहा कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हर साल हजारों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, जिसको मुस्लिम समाज के सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आज से 19 साल पुरानी बात है। इसके बारे में मुस्लिम लीडरशिप ने, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, कुछ नहीं किया। तो चाहे वो वक्फ की प्रॉपर्टी का सवाल हो, चाहे वो 3 तलाक का सवाल हो, रिफॉर्म की जरूरत तो है, मगर इनकी नीयत का क्या करें जो रिफॉर्म के नाम पे जो है तो मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, कभी इस इशू को लेके, कभी उस इशू को लेके। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी चल रही है, 1-2 स्टेट में हो भी गया है, दूसरे स्टेट में लाने की बात हो रही है। मैंने आज से पिछले 5 साल पहले एक टीवी डिबेट में ही कहा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आप एक सबसे पहले तो यूनिफॉर्म बीफ कोड क्यों नहीं ला लेते हैं? आप नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पे भी बीफ बैन कर दीजिए, गोवा में बीफ बैन कर दीजिए। यूनिफॉर्म बीफ बैन आप नहीं करेंगे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। रिलीजियस प्रॉपर्टी वक्फ जो है तो मुस्लिम्स की रिलीजियस प्रॉपर्टी का सवाल है, इसी तरह से हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, क्रिश्चियन रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, बाकी भी हैं। अगर आपको संशोधन ही करना है, सुधार ही करना है, तो क्यों नहीं आप एक ऐसा कानून बनाते जिसमें जो सबके लिए बराबर जैसा हो। वही अकाउंटेबिलिटी, वही ट्रांसपेरेंसी का आप जो डिमांड करते हैं, अभी आपने यहाँ पे ला के छोड़ा है कलेक्टर के ऊपर। आज की तारीख में IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर किस माहौल में क्या करते हैं और किसकी सुनते हैं, वो संविधान की तरफ देखते हैं कि या कि सरकार की तरफ देखते हैं, ये खुलेआम सबके सामने जाहिर है। तो उनसे राणा साहब की बात, राणा साहब, राजनीतिक दलों ने भी पूरा खुल के स्टैंड दिया है और खास करके समाजवादी पार्टी ने तो बहुत ही खुल के स्टैंड दिया है और वहाँ जिस तरीके की बातें रखी गई हैं। लेकिन ये बिल तो लगभग पास हो ही जाएगा, तो आने वाले दिनों में आप इसकी राजनीति आप कैसे देखती हैं और खास करके मुस्लिम समुदाय या आप ये अल्पसंख्यक समुदाय पर इसका क्या? धन्यवाद तिवारी जी। सबसे पहले मैं तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद अदा करता हूं कि सबने अपनी अपनी राय रखने का काम किया। मेरा तो मानना है कि अब भारत के अंदर जिस तरीके से इस डबल इंजन की सरकार ने अपने आप को प्रतिस्थापित करने का काम किया है, ये नए बादशाह है। इनके यहाँ कानून का कोई मतलब नहीं है, ये कानून को कोई प्रोटेक्शन देकर के नहीं चल रहे। अब भारत का संविधान गौण होने जा रहा है। भारत के संविधान के अंदर जिस तरीके से तमाम धर्मों को जिस तरीके तहफ्फुज़ मिलने का काम हुआ था, वो ये नए बादशाह उसको समाप्त करते जा रहे हैं। पहले तो मैं तमाम लोगों को, साथियों को और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि वक्फ संपत्ति में किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो हमारी ऐसी जमीन है, वो हमारा ऐसा माल है, वो हमारी ऐसी संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति, जो हमारे बुजुर्गों ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे बाप ने
कौम के नाम अपनी जमीन के एक टुकड़े को काट करके अपनी जमीन के एक टुकड़े को वक्फ करने का काम किया कि जिससे आने वाली मेरी जनरेशन को, मेरी पीढ़ियों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो सके, वो सरकार के ऊपर कोई बोझ ना बन सके, इसमें किसी का भी लेस मात्र कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये केवल और केवल अगर कोई है, ये मजहब इस्लाम के मानने वाले लोगों की प्रॉपर्टी, और सरकार इस पर डाका डाल रही है। जिस तरीके से पहले जमाने में जिसके हाथ में जितनी बड़ी बंदूक होती थी, जितनी बड़ी कारतूस होते जिनके पास, वो घरों पर आते थे, घरों पर आने के बाद फायरिंग कर करके सारा माल उठा ले जाते थे। अब इस सरकार के पास वो तमाम शक्तियां इसमें निहित हो चुकी, इसलिए संविधान को कुछ समझ नहीं रहे। मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं कि ये मुसलमानों में ही वक्फ करने की वो हो। तमाम ट्रस्ट बने हुए हैं मंदिरों के, तमाम ट्रस्ट बने हुए हैं गिरजाघरों के, तमाम ट्रस्ट बने हुए हैं गुरुद्वारों के। अगर आपको इन सब चीजों को कंक्लूड करना ही है तो आपने सिख समाज के गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी को क्यों छेड़ने का काम नहीं किया? आपने सनातन धर्म के तमाम उन मंदिरों के और मठों की, जिनके पास हजारों हजारों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है, जिनके पास अकुत धन के लिए मकान और कमरे फुल है, उनको क्यों छेड़ने का काम नहीं किया? क्या उनके यहाँ महिलाओं को पूरी तरीके से आजादी है? वर्धा आश्रम खुले हुए हैं। इन तमाम वर्धा आश्रमों के अंदर कौन लोग हैं? वहां पर मुसलमान नहीं मिलेगा। उन वर्धा आश्रमों के अंदर अगर कोई आदमी मिलेगा तो उसमें मेजोरिटी में 90% सनातन धर्म के मानने वाले बुजुर्गों ही लोग मिलेंगे, जिनको घरों से निकाल दिया गया। आपने उनके तहफ्फुज के लिए वो जो मठों के अंदर जो कुछ धन पड़ा हुआ है, जो ट्रस्ट बने हुए हैं, उनमें क्यों हिस्सेदारी नहीं दी? हमें ऐतराज इस बात का है, क्या आप हमें सनातन धर्म के ट्रस्टों के अंदर मेंबरशिप देने का काम करोगे? क्या हमें सिख समाज के जो ट्रस्ट बने हुए उनमें हमें मेंबर बनाने का काम करोगे? क्या जो ईसाई धर्म के अंदर जो ट्रस्ट है उनमें हमें मुसलमान को या इस्लाम को या माइनॉरिटी को मेंबर बनाने का काम करोगे? ये वक्फ बोर्ड के अंदर ही आप क्यों संशोधन लाना चाहते हैं? और क्या संशोधन लाना चाहते हैं? केवल एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि हम इस प्रॉपर्टी को कैसे हड़प करके उन पूंजीपतियों को देने का काम कर सके, जिन पूंजीपतियों के हाथों हम देश को बेच चुके। मेरा कहना यह है कि हमारे संविधान को ही संविधान में प्रोटेक्शन की जरूरत है। आज जिस तरीके से कलेक्टर को पावर दी जा रही है, कलेक्टर तो पहले से बैठे हुए हैं जो माइनॉरिटी के लोगों को लूटने और खसोटने में शिथिल हो जाते, कानून को शिथिल कर जाते, वो उस कानून के ऊपर अमल ही नहीं करते। तो इसलिए ये सीधा सीधा मुस्लिम समाज की उन प्रॉपर्टियों के ऊपर एक डाका है, जिसकी हिस्सेदारी ना तो सनातन धर्म की कोई हिस्सेदारी उसमें, न सिख समाज की हिस्सेदारी उसमें, न ईसाई समाज की हिस्सेदारी उसमें। यह सही मानों में यह है कि ये भारतवर्ष के अंदर जिस भारत को आजाद कराने में इस खानदान का लेस मात्र भी कभी कोई उपयोग नहीं हुआ है। ये जो आरएसएस का खानदान है, जो आज यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चला रहा है, ये तमाम सांप्रदायिक एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। पूरी दुनिया में जाते हैं, मुसलमानों के पैर छूते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, मुस्लिम बादशाहों के हाथ चूमने का काम करते हैं, लेकिन जब भारत के अंदर आ जाते हैं तो वही मुसलमान इनका दुश्मन बन जाता है, वही मज़ारात इनके दुश्मन बन जाते हैं, वही मसाजिद जिनमें ये जाकर के माथा टेकने का काम करते हैं, इनके दुश्मन बन जाते हैं। और अब तो हद ये होगी है तिवारी जी कि जो पुलिस के अंदर या मिलिट्री के अंदर या फोर्सेस के अंदर सेकुलरिज्म का एक मामला था, भले ही वो अपने घर में क्या करते थे, कौन सा धर्म मानते थे, कौन सा धर्म नहीं मानते थे, अब तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। और अब खुलेआम ये कह रहे हैं कि या तो घरों के अंदर रहो, बाहर आओगे तो कट जाओ।
तो अब हिंदुस्तान का मुसलमान क्या करे? मैं संभल और बहराइच और तमाम उन पर नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम रहता है आपके इस पर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमारा यकीन तो ईश्वर पर है, अल्लाह पर है, भगवान पर है। वो तुम्हें सजा जरूर देगा, तुम्हारा मटिया मेट जरूर करेगा। और वो हो रहा है। कुंभ के अंदर तुमने मुसलमान की एंट्री बंद की और कुंभ के अंदर जो तूफान आया है, कुंभ चल करके मुसलमान के घर पर चला गया। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आई है। काशी में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है? तमाम वो प्रॉपर्टियां जो बुजुर्गों के नाम पर थी, वो संस्थाएं जो बुजुर्गों के नाम पर थी, वो संस्थाएं जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर थी, वो संस्थाएं जो इस देश को बनाने वाले लोगों के नाम पर थी, इन सब लोगों ने हड़प ली। और एक और कहना चाहता हूं आज आपके चैनल पर कि मुसलमान तो जिंदा रहना जानता है, विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहना जानता है, क्योंकि उसका भरोसा उस ईश्वर पर है, भगवान पर है। उसकी रोटी रोजी का इंतजाम तो वो करता है। लेकिन जो लोग आज उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, अगर बर्बादी और तबाही होगी तो उनके बच्चों की भी उतनी बर्बादी और तबाही होगी जितनी मुसलमान की करना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर बचाना चाहते हो तो हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का काम कर लो। अगर हिंदुस्तान का संविधान बचेगा तो देश बचेगा। वरना देश पहले, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे लोधी वंश रहा हो या कोई भी रहा हो, चाहे उसके बाद फिर अंग्रेज आए हो, आज पूरा एक हंगामा बरपा है। पता नहीं कहाँ किसी की कब्र पर है, किसी के मजार पर है। अरे तुम ये तो बता दो कि तुमने आज तक रोजगार दिया क्या नौजवान को? और नौजवान को अंधा बना दिया, किसान को बर्बाद कर दिया, महिलाओं को बर्बाद कर दिया। आपका प्रदेश है उत्तर प्रदेश, रोजाना का निकालिए, आप चैनल चलाते हैं, मीडिया के लोग हो, कि कितनी महिलाओं के साथ बदउम्मती और बेइज्जती उनकी हो रही है। इसलिए मेरा कहना बहुत साफ सा है साथियों कि वक्फ संपत्ति आप लूट सकते हैं, डकैती डाल सकते हैं। जिसके घर में डकैती पड़ जाती है, ऐसा नहीं को भूखा मर जाता, वो फिर साधन मुहैया करता है, फिर साधन बनाने का काम करता है। हमारे अंदर तो वो ताकत है, हम तो पंक्चर लगाने वाले लोग हैं, गाड़ी धोने वाले लोग हैं, गाड़ी बनाने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं। अरे हमारा मुकाबला कहाँ करोगे तुम भाई? हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए जरूरत है हिंदुस्तान के हर फर्द को, हर व्यक्ति को कि संविधान का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। संविधान को बचेगा तो देश बचेगा। वक्त संपत्ति जो लूटना चाहते हैं लूट ले जाए। और रही पास होने की बात बिल के, अरे बिल तो पास करा ही देंगे आप लोग जी भाई बिल तो जिस तरीके का मामला चल रहा है मेजोरिटी और माइनॉरिटी का, तो भाई मेजोरिटी से ही तो बिल पास हो रहा है, मेजोरिटी उधर बैठी हुई है। इसलिए मेरा कहना है कि इनको समझाओ, इनको बताओ, और इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। किसी को जयप्रकाश डॉक्टर लोहिया बनना होगा। अगर जयप्रकाश और लोहिया बनोगे, सड़क पर उतरो। जी 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 बहादुर, तो मेरा तो इतना ही कहना है तिवारी जी कि इस वक्त संपत्ति को जो लूटना है तो लूट ले जाओ भाई, जैसा माल मिलेगा उसूल करिए। जी मजहर भाई, इतनी बहादुर कौम को इतना दुर्बल इन्होंने बना दिया है और उनकी सहनशीलता का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि यह पूरा का पूरा समुदाय आज की तारीख में चुप और खामोश बैठा है, केवल इसीलिए कि इसके ऊपर कोई इल्जाम न लगे कि नहीं ये लोग दंगा फसाद करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो कहा है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी आह, मुँह खाल की सांस तो सार भस्म हो जाए। तो ये लोगों को शायद अभी इसका अंदाजा नहीं है कि हमारे यहाँ का क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है, क्या है। अब हम चलते हैं तिवारी जी, हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है, ताकत है, नहीं है। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी मेरे पुराने मित्र हैं लारी साहब, और हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन अजान हो जाती है, बरस एक दिन तुम्हें मरना है। हम राजनारायणी लोग हैं, हम कभी हार नहीं मानना जानते हैं जी। हम तो लड़ेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लड़ेंगे गिरेंगे उठेंगे। अब हमने आजादी के लिए कुर्बानी दी, तो इसके लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
जी अतर भाई, अब हम वक्त एक टिप्पणी आने लेते हैं दीजिए। आराधना जी से। ये तो सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। यह सरकार तो संविधान को हमारे मानने के लिए तैयार रही है, तो लेकिन फिर भी संवैधानिक दायरे में ही अपना रख करके सब कुछ ये पूरा तानाशाही अख्तियार किए हुए। आप इस पूरे संशोधन विधेयक को आप किस तरीके से देखती हैं और आने वाले दिनों में आप इसका क्या राजनीतिक परिदृश्य देख रही हैं आराधना जी? जी, मैं इस संशोधन बिल का पूरी तरीके से विरोध करती हूँ। हमारे साथियों ने जो बातें रखी, पैनलिस्टों ने बातें रखी, मैं उन सबका समर्थन करती हूँ। वक्फ यानी क्या? वक्फ की अगर हम परिभाषा को समझें तो इसका मतलब होता है संरक्षित करना। और जो दाता है, जो वाकिफ है, वह अपनी संपत्ति को, ये जो इन्होंने कहा कि इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, तो ये सरकार की दी हुई संपत्ति नहीं है, ये दान में दी हुई संपत्ति है। जो व्यक्ति ने दान दी है वह उसका उद्देश्य है कि ये संपत्ति का इस चीज में उपयोग किया जाएगा। इसमें सरकार कहाँ से बीच में आ रही है? इसमें कहाँ से गैर हिंदुओं को आप बीच में शामिल करना चाहते हो? तो ये जो बात है, ये तो गैर संवैधानिक बात है। एक परिवार है और उस परिवार के लोग इतने चौकन्ने हैं कि वो अपनी पीढ़ी को किसी के सामने भीख मांगने के लिए, सरकार के सामने भीख मांगने के लिए और अपने बच्चों के सामने भीख मांगने के लिए नहीं देना चाहते। इसलिए अपनी संपत्ति को संरक्षित करते हैं और संपत्ति का संरक्षण ही वक्फ कहलाता है। और अगर ये इसको बंद करते हैं तो इसका मतलब है कि ये मानवता के विरोध में है। मैं हिंदू हूँ, उसके बाद कहूंगी कि अगर प्रैक्टिकल में अगर कोई धर्म है तो वह मुस्लिम धर्म है। अभी देखिए ईद निकली है, ईद में किस तरीके से दान करने को महत्व दिया गया है, किस तरीके से पड़ोसी के बारे में कहा कि तुमने नए कपड़े पहने के नहीं पहने, ये बाद में देखना, पहले देखो पड़ोसी के यहाँ नए कपड़े आए हैं कि नहीं आए। तो इस तरीके की सोच रखने वालों के खिलाफ जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। अब सवाल आता है कि कर क्यों रहे? अभी हमारे साथी कह रहे थे पंजाब गुरुद्वारे का नहीं किया, मंदिर का नहीं किया, सिर्फ मस्जिद किया। नहीं, अभी ये सब पर करने वाले हैं, इनकी नीयत सब पर लगी है। ये तो शुरुआत आपसे हुई है। ये मंदिर की संपत्ति को भी लेंगे, जहां जहां इनको दिख रहा है, जहां कमाई के साधन है, वह सारे साधन छीनकर अदानी और अंबानी को देने वाले हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं सुबह न्यूज में सुन रही थी कि हम उद्योगपति और पूंजीपति को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्होंने हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे कि वह यहाँ पर उद्योग डाले। मतलब देश के लोगों को देश की संपत्ति से बेदखल करना और विदेशी कंपनियों को यहाँ कर स्थापित करना। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी से की गुलामी से निकलने में 200 साल लगे, पर कोई कानून बनाकर नहीं किया था, उसके बाद 200 साल लगे। आप तो कानून बनाकर विदेशी कंपनियों को यहाँ पर आहूत करना चाहते हो, देश की संपत्ति उन्हें सौंपना चाहते हो। तुमसे बड़ा देशद्रोही कौन होगा? मुसलमान ऐसे नहीं है, इन्होंने इस देश की कुर्बानी आजादी को प्राप्त करने के लिए अपनी कुर्बानी को देने का काम किया है, पर इन्हें देश की आजादी से मतलब नहीं, इन्हें देश की कुर्बानी से कोई मतलब नहीं। इनके पास तो चुनाव का चंदा आना चाहिए और जो चंदा देगा हम उसको पूरा भारत सौंपने का काम करेंगे। ये आदिवासी की जमीन छीनकर गैर आदिवासियों को देने का काम जो चल रहा है। मणिपुर की लड़ाई किस बात की है? मणिपुर की जो लड़ाई है मुख्य तौर पर कि जो आदिवासी के कब्जे की जमीन है, जिसमें मिनरल्स है,
उन मिनरल्स को लेने के लिए वहां पर लड़ाई है, तो इसलिए प्रधानमंत्री वहां जाते नहीं। प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा। तो वही बात वक्फ के बारे में है, और बहुत अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी ने बखूबी अपनी बात को लोकसभा में रखा, और अखिलेश यादव जी ने को इसको वाटरलू साबित होने का कहा। उन्होंने कहा ये तो इनकी हार का नतीजा देखने के लिए हमको सामने मिलेगा, और निश्चित तौर पर हम इस बात को देख रहे हैं किस तरीके का काम करके आप इस देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हो। ये गुलामी के लक्षण है, ये लोकतंत्र को खत्म करने के लक्षण है, और देश को गुलामी की तरफ बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल लाने का बात नाम तो आपने बड़ा भारी रखा, पर हमने लोकसभा में तो नहीं देखा कि आपने महिलाओं को टिकट, हमने विधानसभा में तो नहीं देखा कि महिलाओं को टिकट देने का काम किया। तो आप इस बोर्ड में कौन सी महिलाओं की उन्नति करने वालों को शिक्षा देने का काम आप इनको करोगे नहीं। अगर इनको शिक्षा देने का काम मदरसा बोर्ड से हो रहा है, तो आपको ये बात चुभ रही है, और आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि हम स्कूलों में तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पर मदरसे बोर्ड से ये बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, रोजगार के अवसर आप दे नहीं रहे हैं, आप इन्हें सशक्त बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अगर ये शिक्षित हो रहे हैं, अगर रोजगार इन्हें मिल रहा है, तो ये सरकार इसे पचा नहीं पा रही है, और आने वाले समय में इसका खामियाना सरकार को भोगना पड़ेगा। तिवारी जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी। अभी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर A.K. पासा। आप मुख्यतः वैश्विक मामलों के आप विशेषज्ञ हैं, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशियाई केंद्र के अध्ययन केंद्र के आप डायरेक्टर हैं। ये पासा साहब, आज 2 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना गया? आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जी अपनी तमाम टैरिफ की भी घोषणा करने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं, वहां भी सौदेबाजी चल रही है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि वहां से ध्यान भटकाने के लिए यहाँ इन्होंने इस तरीके की चीज किया? और यह तो अब तो स्पष्ट है, इतने दिनों से जो हल्ला हंगामा हो रहा था, वक्फ होगा, ये समर्थन करेंगे, वो समर्थन करेंगे, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, और चीजें तो बिल्कुल साफ हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल तो पास हो जाने वाला है। तो इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर विशेषतात्मक टिप्पणी प्रोफेसर A.K. पासा। जी पासा जी। जी पासा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लग रहा कोई दिक्कत है। जब तक पासा साहब का ठीक होता है, तब तक हम चाहेंगे प्रोफेसर खालिद से। प्रोफेसर खालिद साहब, आपकी तब तक टिप्पणी, जब तक पासा साहब नहीं आ पाते हैं। देखिए तिवारी साहब, आपने 2 अप्रैल की बात की है। बात यह है कि उन्होंने पहले से ये तय कर रखा था कि इस सेशन के अंत में हम ये बिल लाएंगे, और वो बिल ले आए हैं। ये उन्होंने एक चैलेंज किया था कि हम लेके आएंगे, और उसके बाद ये भी है उसको पास भी करवाएंगे, वो पास करवाएंगे। बात ये है असल में तिवारी साहब, जिस तरह की सिर्जना, जिस तरह का नैरेटिव हर चीज के इर्द गिर्द बिल्ड किया जाता है, एक कम्युनिटी को कटहरे में खड़ा करने के लिए, जब से इनकी सरकार आई है उस समय से आप देख लीजिए। आप आर्टिकल 370 एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बीफ और गाय की एग्जाम्पल, बीफ और गाय का नैरेटिव बनाया, उसके बाद बहुत सारे कानून बना दिए स्टेटों में। आपने हज सब्सिडी का, उसके बाद कानून बना दिया। पहले कहा हज सब्सिडी, पता नहीं क्या कुछ लूट लेते हैं हज सब्सिडी के नाम पे, ऐसा हालांकि कुछ नहीं था। इसी तरह से आपने लव जिहाद का झगड़ा खड़ा किया, लव जिहाद, और फिर बहुत से कानून बना दिए। हर स्टेट बना रहा है, बड़े स्ट्रिंजेंट कानून बना रहा है। मुस्लिम पर्सन लॉ को खूब बदनाम किया। उसके बाद यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्टेटों में लाना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले वो किसी चीज का एक नैरेटिव, अपना जो उनका तंत्र है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं, या उनका IT सेल है, या उनके जो भी है ट्रोल आर्मीज हैं,
उन द्वारा वो पूरा एक नैरेटिव पूरे कंट्री में बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं इसमें तो आज भी रिजिजू ने कहा कि ये पार्लियामेंट भी वक्फ की हो जाती अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ना आती, तो ये भी ये जो जितना भी इलाका है ये सारा वक्फ का क्लेम कर लिया था। यानी वो इतनी अजीबोगरीब बातें करते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसलिए बिल लाना जरूरी है, आप हमारी मदद कीजिए, और फिर ये भी आश्वासन देते हैं कि ये आपके भले के लिए है। यानी आप किसी व्यक्ति के हाथ बांध कर उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दो और उसके बाद कहो तुम्हारा मैं बहुत भला कर रहा हूँ। जी खालिद साहब, पासा साहब जुड़ गए हैं, हम चाहेंगे पासा साहब की टिप्पणी। पासा साहब जी, आप सवाल पूछे थे, बेशक आपका जो सवाल था वो बहुत अच्छा है, क्योंकि टैरिफ आज रात से 12 बजे से लागू होने वाला है। आप जानते होंगे कि लागू होने से पहले ही जो है कई दवाइयों के दाम जो है कई गुना बढ़ गए हैं, और कर्नाटक में डीजल का दाम बढ़ गया है, और इससे इन्फ्लेशन ओवरनाइट इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग बचत करते थे 8-10% अपने सैलरीज में वगैरह सब, वो पूरा रात मिडनाइट नॉकआउट में चला जाएगा और महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी। और ये जो अमेरिका कर रहा है सिर्फ भारत से ही नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया से टैरिफ की जंग लड़ रहा है और अपना रिसेशन, अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, वो इतने कर्ज में डूबे हुए हैं। 40 ट्रिलियन डॉलर्स का उनका पास कर्जा है, और 1 ट्रिलियन सिर्फ सूद में वो अदा करते हैं हर साल में। तो वहां की आर्थिक स्थिति ही की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे उस पे ये मुतासिर होंगे। लेकिन वक्फ बिल के सिलसिले में कुछ चंद चीजें मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ। सिर्फ ये बिल से पूरे भारत में तनाव बढ़ेगा और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ जो भी जमीन वक्फ की है, जो मुसलमानों के हाथ में है, वो धीरे धीरे ऐसे लोगों के जो गवर्नमेंट चाहती है या खुद गवर्नमेंट भी उसको कब्जा करना चाहती है। और उसके तहत एक के बाद मस्जिद, मदरसे और जो भी मकबरे हैं उसको डिमोलिश करेंगे, बुलडोज करेंगे और अपने कब्जे में लेके अपने दोस्तों को देंगे। और इसके गंभीर नताइज होंगे कम्युनल पोलराइजेशन में। और जैसे जैसे यहाँ कम्युनल पोलराइजेशन होगा, हमारे रिलेशंस पे इसका काफी असर होगा। आप जानते हैं कि जब बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नीलोफर, सॉरी उनका नाम भूल रहा हूं मैं, नुपुर शर्मा जब स्टेटमेंट दिया तो कतार इतना कड़ा रवैया किया कि वो धमकी दिया कि हम गैस की सप्लाई बंद कर देंगे इंडिया को। तो रातें रात भारत को उनको हटाना पड़ा और प्रधानमंत्री कतार के अमीर को पर्सनली आउट ऑफ प्रोटोकॉल जाके उनको रिसीव करना पड़ा। तो अगर दूसरे मुस्लिम देश या जो भी गैस और ऑयल सप्लाई करते हैं, अगर यहाँ तनाव बढ़ता है और यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमारे फॉरेन रिलेशंस पे भी, ओआईसी मेंबर्स पे भी काफी असर होगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रैब करेंगे वक्फ लैंड, जो कि पूरी दुनिया में भारत एक वाहिद देश ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा वक्फ लैंड है वक्फ के कंट्रोल में। तो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं होगा, पूरे इस्लामिक देशों में भी ये मसला उठेगा, जैसा कश्मीर लगातार उठाते आ रहे हैं। तो ये एक और उनको हैंडल मिल जाएगा। मुस्लिम देश जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो टर्की हो, पाकिस्तान हो या जॉर्डन हो या कोई अन्य देश हो, तो जितनी मेहनत से हम उन देशों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री को जो अवार्ड्स दे के बायलैटरल रिलेशन अच्छा करेंगे, उस पर भी असर होगा जरूर। लेकिन मेरा मानना है कि ये
पूरा मुद्दा जो है पीसफुल तरीके से हमें हैंडल करना होगा और जुडिशियरी का हेल्प लेना होगा, क्योंकि अभी जो भी होता है सिर्फ जुडिशियरी ही लोअर लेवल हो या सुप्रीम कोर्ट हो वो सुनाई देंगे। इस प्रोविजंस के खिलाफ ये हमको मान के नहीं चलना होगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव चाहता है वही मनमानी होगी। रिव्यू भी प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया में। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बारीकी से देख रहे हैं हर एक कदम जो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार या आरएसएस के साथ मिलके जो माइनॉरिटीज के खिलाफ कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इलेक्शंस पे भी इसका काफी आगे चल के नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं और उनके सपोर्टर्स, चाहे वो टीडीपी हो या नीतीश कुमार हो या अन्य सपोर्टर्स हों जो इसमें शामिल होंगे जब ये वोटिंग को डाला जाएगा। आप जानते होंगे कि अभी हाल में अमेरिका की बाईपार्टिसन कमीशन, रिलीजियस फ्रीडम कमीशन, उसमें पहली बार उन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इतना जहर उगाला मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, जिसकी वजह से उस कमेटी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को सैंक्शंस थोपने का सलाह दिया है। और रॉ एजेंट जो करे हैं पन्नून के मर्डर केस में भी लेके रॉ के ऊपर भी सैंक्शंस थोपने के लिए सलाह दिया है। तो जिस तरीके से 4 दिन से टैरिफ पे बात हो रही थी दिल्ली में, जिसमें कोई निर्णय पे ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पीपल जो इन्वॉल्व थे वो सहमत नहीं थे, इसलिए कि वो जानते थे कि भारत की आर्थिक स्थिति पे ये टैरिफ से क्या होगा। तो प्रधानमंत्री रात को पूरे मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, ब्यूरोक्रेट्स को इग्नोर करके, वीटो करके वो फैसला लिए हैं कि अमेरिका जो चाहता है हम करेंगे, टैरिफ हटाएंगे, जो भी डिमांड कर रहे हैं वो हम उनको कबूल करेंगे। जिस तरीके से वो हथकड़ी पिना के भेजे है, जलील करे भारतीयों को, उसी तरह से हर एक कदम जो अमेरिका उठा रहा है उसके ऊपर उफ भी नहीं बोलने के लिए तैयार हैं और जो भी वो चाहता है करने के लिए तैयार हैं। उसी से पता चलता है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इलेक्शंस पे इन दोनों का काफी नेगेटिव असर होगा, मेरा मानना यही है। जी जी सर, कुछ कॉर्पोरेट के आगे जिस तरीके से झुक गए हैं या बार बार झुकते जा रहे हैं, शायद उसी से ध्यान भटकाने का भी एक प्रयास है। ये तो एक तीर से कई निशाने करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शिवजी सरकार साहब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम चलेंगे फाइनल कमेंट ये टिप्पणी के लिए जावेद आनंद साहब के पास। जावेद आनंद जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, आप इसको कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ने वाला है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अब आगे हम करेंगे क्या। उनको जो करना है वो तो करेंगे, वक्फ बिल के बारे में भी, बाकी भी जो करना है, बुलडोजर राज से लेके लब जहाज हर दिन एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। सवाल ये है कि हमको क्या करना है। उसके लिए मेरा मानना है कि जो है तो जोश से काम नहीं चलने वाला है। अब तक हमने जोश ज्यादा दिखाया है, होश से काम कम लिया है। और ये सोचना कि हम सब्जी बेच लेते हैं और गाड़ी बना लेते हैं और ये हमारे लिए काफी है, ये भी सोच मेरे हिसाब से कम ठीक नहीं है। 100 बात की एक बात, मुझे लगता है कि हमें गांधी जी की पाठशाला की तरफ जाना पड़ेगा। अभी सत्याग्रह कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, वो किस तरह से होता है, वो हमको सीखना बहुत जरूरी है। न्यायालय में तो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, मगर वो उसमें क्या निकलेगा। शिवाजी सरकार साहब की एक मिनट टिप्पणी लेते हैं। जावेद साहब, माफ कीजिएगा, शिवाजी साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपकी टिप्पणी अनम्यूट कर लीजिए। शिवाजी सरकार साहब अनम्यूट कर लीजिए। हमको लग रहा है उनका नेट नहीं ठीक है, तो आप ना पूरा कीजिए आनंद साहब। सॉरी, आगे बोलूं? जी जी जी।
तो बस इतनी बात, 100 बात की एक बात, सत्याग्रह का रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। और वो सिर्फ मुसलमान का ठीक है कुछ करें ये नहीं चल, उसके बजाय हमको जितने भी सेक्युलर नागरिक हैं, किसी धर्म किसी वो जात के हो या किसी रीजन के हो, सबको साथ में लेके, दलित समाज को, ओबीसी को लेके, अपर कास्ट को लेके, जो भी सेकुलर विचार रखने वाले हैं, जो भी एक इस देश को इकट्ठा एक साथ रखना चाहते हैं, उन सब के साथ मिलकर सत्याग्रह का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा।